और आज हम फिर इस युवा संवाद के दूसरे एपिसोड में जुड़ रहे हैं और आज हम इस एपिसोड में बात करने वाले हैं शिक्षा के ऊपर। एजुकेशन इज द की टू सक्सेस इन लाइफ एंड एज वी ऑल नो एंड वी हैव experienced it in our life. For me, education has been the key to success because throughout my life, whatever I have gained is just because of the good education. But, what about the people who provides education? Today we have with us Mr. Jalesh Sabarwal, the founder of the Marshall Educational Society and the Marshall Public School. We are so glad to host him today in our podcast show, and I hope that we are going to get a lot of insight about education. सर, आपका वेलकम है हमारे शो पे एंड वी आर सो हैप्पी टू हैव यू हियर। थैंक यू सो मच ऋषभ, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी इन योर स्टूडियो। थैंक यू सो मच सर। सर, जब हम लोग एजुकेशन की बात करते हैं और ये पूरा जो आपका जो एजुकेशन कैरियर रहा है, आपने जब से स्कूल इस्टेब्लिश किया 2011 में और आपको स्कूल इस्टेब्लिश किए हुए पूरे 12 साल हो चुके हैं। सर, अभी हम लोग आपको जानते हैं कि आप मैनेजर हो स्कूल के, पर आप एज अ स्टूडेंट कैसे रहे हो, आपका स्टूडेंट कैरियर कैसा रहा है सर, उस पर थोड़ा सा हमें बताइए ताकि हम आपके बैकग्राउंड के बारे में, आप एज अ स्टूडेंट कैसे थे उसके बारे में थोड़ा सा जान सके। मेरी स्टूडेंट लाइफ कोई ज़्यादा अच्छी थी नहीं मैं एक एवरेज स्टूडेंट रहा हूँ अपने लाइफ टाइम पे, अपने स्कूलिंग में। यहीं श्रीनगर गढ़वाल से मैंने एक प्राइवेट स्कूल से अपनी एजुकेशन शुरू करी और एंड मेरी एक सरकारी स्कूल के हिंदी मीडियम से हुई। हालांकि मेरा मीडियम इंग्लिश था, बट मेरी जो 12th एजुकेशन थी वो मैंने एक हिंदी मीडियम से प्राप्त करी। उसके बाद देन HNB अपनी गढ़वाल यूनिवर्सिटी से मैंने ग्रेजुएशन की डिग्री प्राप्त करी। एक वहीं पे एक डिप्लोमा DASPSM डिप्लोमा इन एडवर्टाइजिंग एंड सेल्फ प्रमोशन मैंने किया अंडर द गाइडेंशिप ऑफ डॉक्टर RC डंगवाल। ओके सर। ओके, तो सर जैसा बताया कि सर की सारी एजुकेशन जो इनिशियल स्टेजेस में वो श्रीनगर में हुई और उसके बाद सर ने यहीं से HNB गढ़वाल यूनिवर्सिटी से ही अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और उसके बाद सर आगे अपने कैरियर को परस्यू करने लगे। सर, शुरुआत में आप क्या करना चाहते थे, मतलब आपका क्या कैरियर ऑप्शन था, क्योंकि आपका जो फैमिली बैकग्राउंड है वो थोड़ा बिजनेस की तरफ ज़्यादा है, फिर आप क्या नाम है एजुकेशन की तरफ आपका झुकाव कैसे हुआ? देखिए, इंसान के लाइफ में तो जो उसके जो एम होता है वो तो चेंजेस होते रहते हैं। मेरी लाइफ में भी आया कि कभी मुझे टीचर बनना है, फिर आया फिर मुझे बिजनेसमैन बनना है, फिर कभी आया कि मैं मॉडलिंग में जाऊंगा। तो कीप चेंजेस होते रहे हैं। लेकिन वो एक समय आता है कि जब हमें अपने एक निश्चित उद्देश्य को देखना होता है। तो फिर मैंने यही प्लान किया कि मैं एक प्राइवेट कंपनी में ही अपना आप जॉब करेंगे। ओके सर। सर, 2005 में जब हम आपकी पूरी प्रोफाइल रिसर्च कर रहे थे, चेक कर रहे थे, तो 2005 में आप सर गुजरात गए, आपने एक प्राइवेट कंपनी ज्वाइन करी, आपका जो एजुकेशन यहाँ से कंप्लीट हुआ। और ये भी सही है कि अगर श्रीनगर में अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है तभी यहाँ के लोग माइग्रेट करते हैं बाहर की तरफ। तो आपने वहाँ पे काम किया उस कंपनी में और आपने 3-4 साल में ही आपने अराउंड 4 से 5 प्रमोशंस लिए। आपका जो कैरियर ग्राफ था वो एकदम पीक की तरफ जा रहा था। सर, फिर अचानक से ऐसा क्या हुआ कि आपको 2011 में वापस श्रीनगर आना पड़ा और यहाँ पे आकर के आपको एक स्कूल खोलना पड़ा? सर, सही बात है कि लैक ऑफ अपॉर्चुनिटीज यहाँ पे थी, कुछ था नहीं हमारे लिए, पढ़े लिखे युवाओं के लिए उस समय कुछ ज़्यादा थे नहीं यहाँ पे। तो वही चीज़ मुझे यहाँ से दूर लेके गई, उसी के कारण मैं यहाँ से गुजरात चले गया। गुजरात में ही एक राजकोट एक छोटा सा टाउन है, वहाँ पे मोरबी नाम के एक छोटा सा विलेज है, वो एक टाइल्स हब है। तो वहीं पर मैंने अपनी ये लाइफ शुरू करी H.N.R. जॉनसन टाइल्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। दे आई वर्क फॉर 5 years, 5 साल मैंने वहाँ पे काम किया। और मैं तो अभी भी बोलूँगा द जॉनसन इज़ द बेस्ट प्लेस इन द रश टू वर्क। और मैंने 5 years वहाँ काम करके 4 प्रमोशंस गेन करे जॉनसन में। उसके बाद फिर एक न्यू प्रोडक्ट नॉलेज की तरफ में गया, कंस्ट्रक्शन कंपनी गैमन इंडिया कंस्ट्रक्शन कंपनी में मुझे चांस मिला, मौका मिला मुंबई में। फिर मैंने वहाँ जंप किया मुंबई। फिर वहाँ अचानक जब मेरे पेरेंट्स मुझे मिलने आए पहली बार मुंबई, फिर मुझे पता चला कि मेरे फादर को कैंसर डायग्नोस हुआ है। तो एक वही मेरा मूवमेंट था जो बहुत ही यू टर्न मेरी लाइफ में आया कि जब मुझे ये सब चीज़ें पता चली
कि मेरे फादर को कैंसर है, और उस समय मैं अपने फादर को, अपने पेरेंट्स को अकेले नहीं छोड़ सकता था। ऑब्वियसली बात है। तो उसी समय मैंने सेम नाइट ये चीज़ डिसीजन लिया कि मैं वापस अपने पेरेंट्स के पास, अपने होम टाउन जाऊँगा, उनकी सेवा करूँगा, उनका देखभाल करूँगा। बिकॉज आई एम द ओनली सन ऑफ माई पेरेंट्स, तो ये मेरी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि मैं अपने फादर को इस कठिन समय में अकेला ना छोड़ा। तो मैंने ऐसा बिना अपनी कंपनी को इन्फॉर्म किए, कोई रिजर्वेशन नहीं दिया, सडनली मैंने ये डिसीजन लिया और मैं अपने होम टाउन वापस चला आया। ओके सर, तो सर ने जैसा बताया कि सर के जो फादर हैं उनको कैंसर हुआ, एंड देन फिर सर वहाँ से अचानक से एक डिसीजन लेना, और वो भी ऐसे टाइम पे जब आप अपने कैरियर के सबसे पीक टाइमिंग में हो, आप अपने कैरियर ग्रोथ पे हो, और फिर आपको ऐसा एक यू टर्न लेना पड़ता है। बट आई थिंक दैट वाज द राइट डिसीजन सर, बिकॉज आज जो हम यहाँ पे देख रहे हैं, आप अपनी सोसाइटी के लिए इतना अच्छा काम कर रहे हैं, वो शायद नहीं हो पाता अगर आप वहाँ पे होते। तो शायद भगवान की भी ऐसी कुछ मंशा होती है कि हाँ, शायद आपको एक, शायद वो अच्छा नहीं था कि आपके पेरेंट्स को कैंसर हुआ, बट हाँ, उसके थ्रू आप यहाँ सोसाइटी में जो चेंज ला रहे हो, ये काफ़ी एक पॉजिटिव इम्पैक्ट है सर। एंड सर, जब हम लोग थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, आपके कैरियर फेज में आते हैं, और हम ये देखते हैं कि सर आपने यहाँ पे आया 2011 में इस स्कूल की जो फाउंडेशन करी, उस टाइम पे इनिशियली आपके स्कूल में सिर्फ 2 स्टूडेंट्स थे, एंड आज जब हम स्कूल का ग्राफ देखते हैं तो आपका जो आपका स्टूडेंट काउंट रहा है वो हमेशा एवर इंक्रीजिंग ही है, और आई विश ये हमेशा आगे बढ़ता ही रहे। तो 2011 में जो 2 स्टूडेंट वाला द मार्शल पब्लिक स्कूल था, और 2023 वाला जो 2 मार्शल 800+ स्टूडेंट्स का मार्शल पब्लिक स्कूल है, इसकी ग्रोथ की स्टोरी क्या रही है सर, और क्या मोटिवेटिंग फैक्टर्स रहे हैं आपके लिए? वापस जब मैं श्रीनगर आ गया था तो ऐसा नहीं कि तुरंत मैंने अपना स्कूल सेटअप कर लिया था। उससे पहले मैं एक प्राइवेट स्कूल में एक एज अ प्राइमरी लेवल में एक टीचर था। ओके सर। तो ज़्यादा तो नहीं, लेकिन ये है कि 7-8 माह तक मैंने उस विद्यालय में पढ़ाया। ओके सर। वहाँ पे फिर वहाँ पढ़ाने के बाद फिर मुझे लगा कि शायद मेरे लिए वो चीज़ नहीं थी। श्रीनगर में ही आपने पढ़ाया? श्रीनगर में ही पढ़ाया, ओके सर में। तो फिर मैंने खुद का अपने एक विद्यालय शुरू करने का सोचा, ऐसा एक सोच आई। ओके सर। और फिर खोला। 2 बच्चे शुरू में मेरे पास थे। ओके सर। और काफ़ी टाइम तक, 5-6 महीने तक मैंने उन 2 बच्चों को पढ़ाया। ओके। तो उसके बाद सडनली फिर स्कूल में 2 बच्चे पढ़ा के फिर अपने वाइफ को साथ लेके, जो टीचर्स थे उनको लेके मैंने कैंपेनिंग शुरू करी नियर बाई प्लेसेस में। नथाना में, चौरास में, रानी हाट, शिरकोट, यहाँ पे हम लोग शाम के टाइम डेली कैंपेनिंग करते थे। ओके सर। और उन 2 बच्चों का रिजल्ट देख के 2 से हमारे 4 हुए, 4 से 8 हुए, 10 हुए, फिर एक्सपोनेंशियली ग्रोथ हुई। बिल्कुल धीरे धीरे बढ़ते गए बच्चे। और टीचर्स का भी डेडिकेशन काफ़ी रहा उसमें, हार्ड वर्क रहा कि एज अ रिजल्ट कि एज ऑन डेट वी हैव अराउंड 800 स्टूडेंट्स। Yes, and that's a very magnificent story to hear about and also to get inspiration from, because सर जो ये ग्रोथ है 2 to 800, it is absolutely magnificent, because हम सिर्फ एजुकेशन प्रोवाइड नहीं देख रहे हैं, हम एक सोसाइटी में चेंज ला रहे हैं। जो स्टूडेंट्स आपसे पढ़ के, आपके स्कूल से पढ़ के बाहर निकले हैं, वो ज़रूर अपनी लाइफ में कुछ अच्छा ही कर रहे हैं। एंड आई होप ये चीज़ जो आपका विजन है कि आप बच्चों में पॉजिटिव चेंज लेकर के आओ, सोसाइटी में चेंज लेकर के आओ, ये एवर ग्रोइंग रहे। सर, आपके फादर का रोल आपके ग्रोथ जर्नी में काफ़ी इंपॉर्टेंट रहा है, और जैसा कि हर सन के लिए उसके फादर का सपोर्ट होना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सर, आपके लिए आपके फादर के साथ आपकी कैसी सिनर्जी रही, और उन्होंने कैसा आपके इस डिसीजन को सपोर्ट किया कि आप एक स्कूल खोलो और फिर उसको कैसे आगे बढ़ाओ? मेरे साथ तो मेरे फादर का रिलेशन बहुत ही डिफरेंट था। हम लोग का रिलेशन कि वो सामने तो मुझे, हम लोग के बड़े जो डिसीजंस होते थे वो हम लोग एक दूसरे को डिसएग्री करते थे। डिसएग्रीमेंट्स होते थे। हाँ, डिसएग्रीमेंट्स होते थे बहुत ज़्यादा, लेकिन बैक से जब हम लोग देखेंगे तो ही वॉज वेरी सपोर्टिव टू मी। ओके सर। उनके मेरे हर एक डिसीजंस में उनका हमेशा उनकी तरफ से यस नहीं आता था, और कभी नेगेटिव नहीं रहे वो मेरे लिए। उनको पता था, ही वॉज कॉन्फिडेंट कि भाई जो जलेश करेगा वो एक कुछ सोच समझ के ही करेगा, उसका हमेशा एक रिजल्ट पॉजिटिव वे में ही आएगा। ओके सर। तो एक तरह से था कि वो जब भी मेरा कोई डिसीजन आता था तो देखा, he was always supportive to me। ओके। लास्ट डे तक इवन उनकी तरफ से मैंने ऐसा देखा कि he was very positive towards me। ओके सर।
एंड दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट थिंग, बिकॉज आप जब एक जर्नी पे होते हो जहाँ पे आप अपने कैरियर को रीओरिएंट कर रहे हो, बिकॉज आप एक प्राइवेट कंपनी से निकल करके और एक यहाँ पे नई चीज़ इस्टेब्लिश कर रहे हो, वहाँ पे आपकी फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है सर। इसी सीरीज़ में अगर मैं एक चीज़ और जानना चाहूँ, क्या आपने कभी वापस श्रीनगर आने का डिसीजन रिग्रेट किया है? हाँ, ऐसे लाइफ में कई बार ऐसे टर्न्स आए हैं मेरी लाइफ में कि जब मुझे ऐसा रिग्रेट फील हुआ है कि कहीं मैंने गलती तो नहीं कर दी। कुछ ऐसा एक इवेंट हाँ पे? बिल्कुल, जैसे कि अब ऐसे कैसे याद आएगा। ठीक है, कोई बात नहीं, याद कर लो आप। हाँ, बीच में ऐसा कभी हुआ कि जब लगा कि जो स्कूल की ग्रोथ है वो जो अनएक्सपेक्टेड, मतलब जो मेरी एक्सपेक्टेशंस लेवल है उसको मीट नहीं कर रही हैं। ओके सर। बीच में ऐसा आया था कि स्कूल के जो नंबर स्टूडेंट्स हैं वो इतनी अच्छे से ग्रो नहीं कर हाँ रहे ग्रो थे। नहीं कर रहे थे। तो फिर उस मोमेंट में ऐसा लगा कि शायद मैंने अपने डिसीजन में बहुत जल्दबाजी कर दी, या शायद ये डिसीजन मेरा गलत था गलत कि था। स्कूल खोलने के लिए और भी मेरे पास रिसोर्सेज होने चाहिए थे। यस सर। तो और एक बहुत अच्छी सैलरी का जो पैकेज था मैं वहाँ छोड़ के आया था, ऑब्वियसली तो बात उसके कंपेरेटिवली यहाँ पे कुछ नहीं था मेरे लिए। है। ओके फिर सर। मुझे ऐसा फील आया कि शायद मैं गलती कर रहा हूँ, बट उस टाइम पे अब तो शायद मैं आपने कर रिग्रेट किया हाँ होगा। रिग्रेट किया, लेकिन अब मैं कर चुका था तो फिर ओके अब सर। पीछे मुड़ने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता था। ओके सर। सर आपका जो ग्रोथ है वो ऐसा है कि आपने सब कुछ फ्रॉम द स्क्रैच स्टार्ट किया है, मतलब यू डिडंट हैव एनीथिंग कि आप आपके पीछे कोई बहुत बड़ी बैकिंग रही हो, या आपको आपके पास आपका अपना कोई ऐसा अनुभव रहा हो पहले से। आप एक टीचर रहे हो बट स्टिल आपका जो मैनेजमेंट का पूरा पोजीशन था उसको फिर से आपको रीओरिएंट करना पड़ा। इस पूरे टाइम फ्रेम के टाइम पे जब 2018 में आपके फादर की डेथ हुई, सर वो उस चीज़ ने कैसे आपको इम्पैक्ट किया और फिर उस चीज़ से कैसे आप बाहर निकले? बिकॉज आपने बताया कि आपके फादर आपके लिए एक तरीके से बैकबोन की तरह काम करते थे, तो उनका जाना आपके लिए कितना इम्पैक्टफुल रहा और कैसे आपने उस चीज़ को झेला और आगे निकले? देखिए 2018 में जब मैंने अपने फादर को खोया तो डेट वॉज अ ग्रेट लॉस टू मी। मेरे लिए बहुत बड़ा लॉस था, मेरी फैमिली के लिए। और वो लॉस तो हम लोग कभी पूरा नहीं कर सकते। हाँ, क्योंकि उनको बचाने के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए मैंने काफ़ी काफ़ी कोशिश करी, उनके लिए तो मैं यहाँ आया था। और एवरी मंथ उनको लेके जाना, कीमोथेरेपी उनकी चलनी, रेडियोथेरेपी चलनी, मेडिसिन से कहाँ नहीं हम उनको लेके गए, अमृतसर, दिल्ली, आगरा, मुंबई। तो जहाँ जहाँ जो हमें कहीं रोशनी की किरण दिखी हम लोग उनको लेके गए, ट्राई किया आपने? ट्राई किया उनके लिए। स्कूल भी डिस्टर्ब बीच में हुआ, बट फिर एंड ऑफ द डे हम उनको बचा नहीं पाए। तो एंड वो चीज़ से आप कैसे, किसने हेल्प करी आपकी, क्योंकि ये लॉस बहुत बड़ा लॉस था आपके लिए? देखिए मैं शहर से दूर था, स्कूल से दूर था जब मुझे यहाँ होना चाहिए था, यस सर। बट स्टिल एक तरफ से मुझे कहीं से एक कॉन्फिडेंट मेरा था अंदर कि मेरे बैक में मेरी सपोर्टिंग मेरी वाइफ है। ओके सर। शी इज़ द प्रिंसिपल ऑफ द स्कूल। ओके सर। तो जैसा मैं सोचता हूँ वो पैरेलल उनके उनकी थिंकिंग रहती है, उनको पता है कि मुझे क्या चाहिए ओके सर। और किस तरह से स्कूल मुझे रन करना है। ओके तो सर। वो मेरी सोच के हिसाब से चलती रही, मेरे साथ कोऑर्डिनेशन बिठा के रखा उन्होंने। ओके सर। वो भी नई थी इस फील्ड में और मेरी वजह से वो इस फील्ड में आई, वॉज इन अनदर फील्ड बिफोर बिफोर मैरिज। ओके सर। तो उनके लिए भी एक नया प्रोजेक्ट था, ये नया चैलेंजेस था, बट स्टिल शी डिड अ लॉट। और जैसे जैसे बस समय गया वो उनको भी एक्सपीरियंस आता गया ओके और सर। बहुत अच्छा उनको कॉन्फिडेंटली उन्होंने स्कूल रन किया। तो मुझे एक सेटिस्फेक्शन था पीछे कि मेरे एब्सेंस में भी स्कूल जैसे मैं अच्छे चाहता से हूँ वैसा चलेगा। रन करेगा। Okay, sir. So I guess loss of a parent is a very big loss to anyone in this life. एंड आपने उस चीज़ को झेला बहुत अच्छे से, उस चीज़ से आप बाहर निकले। एंड आपने फिर आज आप जिस जर्नी पे हो, जिस तरीके से आप ग्रोथ कर रहे हो, आप आई होप कि जहाँ पर भी आपके पेरेंट्स हैं, जहाँ पर भी आपके फादर हैं, वो इस चीज़ को देख रहे होंगे और काफ़ी आई गेस आप पे प्राउड भी फील कर रहे होंगे कि आपने बहुत अच्छे से अपने आप को संभाला और इस चीज़ में आप आगे बढ़ रहे हो। सर फिर जब स्कूल के इंफ्रास्ट्रक्चर की ग्रोथ के बारे में सर थोड़ा बताइए। देखिए स्टार्टिंग में तो कुछ हमारे पास था नहीं, मैंने बताया जैसे आपको पहले कि दैट टाइम वी हैड ओनली 2 रूम्स। ओके सर। फाइनेंस भी कुछ था नहीं हमारे पास फाइनेंस, लेकिन जैसे जैसे बच्चे बढ़ते गए पैसा आता गया।
पैसा आता गया तो वही कंस्ट्रक्शन में लगता गया, जो स्कूल की बेसिक नीड्स थी वो हम लोगों ने पूरी करी। मैं अपनी और अपनी फैमिली की सारी सब कुछ हम लोग छोड़ चुके थे। हम जो हमने किया सिर्फ हमने अपने स्कूल के लिए किया, अपने अपने बच्चों के लिए किया, और वो उस समय उसकी ज़रूरत भी थी। हम अगर हम लोग समय के साथ नहीं चलते, समय के साथ इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप नहीं करते, तो शायद आज ये हमें समय देखने को भी नहीं मिलता। तो जैसे जैसे पैसा आता गया वैसे वैसे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होते गया। 2 रूम के बाद 2 रूम्स के बाद हम लोगों ने फिर हमारे 4 रूम्स आए, फिर 6 रूम्स आए। जैसे बच्चे बढ़ते गए रूम्स बढ़ते गए, लैब्स, लाइब्रेरी, एक बिल्डिंग के बाद दूसरी बिल्डिंग हम लोगों ने सेटअप करी, दूसरी बिल्डिंग के बाद तीसरी बिल्डिंग हमने सेटअप करी। ओके सर। काफ़ी अच्छा सपोर्ट रहा मेरे को पेरेंट्स का। और कुछ एड हम लोगों को कहीं से नहीं मिली। हम लोगों ने काफ़ी ट्राई किया कि हमें कहीं से सपोर्ट मिल जाए, कहीं से एड मिल जाए। ओके सर। नॉट फ्रॉम इवन द गवर्नमेंट ऑल्सो, कोई की पर्सनली कहीं से नहीं। हाँ, बैंकिंग का जो बैंक्स का जो रोल रहता है, बैंकिंग में जो लोन देना, हाँ, तो दे वर सपोर्टिव टू मी। बैंक्स जो मैनेजर थे बैंक्स के, तो उन्होंने जो लोन का जो प्रोसेस रहता है बहुत शॉर्ट टाइम में उन्होंने हमें लोन इशू किया। ओके सर। और तो सर जब हम दोनों मतलब पीरियड देखते हैं, प्री 2016 पीरियड, आफ्टर 2016 पीरियड, जो इंटरनेट का बूम देखते हैं इंडिया में, और स्टूडेंट की लाइफ पे उसका इम्पैक्ट पॉजिटिव नेगेटिव मैनर में, आपके हिसाब से ये चीज़ आप कैसे देखते हो? ये 2015 की अगर हम लोग बात करें तो मैंने ऐसा नोटिस किया था कि उस समय जो इंटरनेट का जो हम लोग के पास था, तो बहुत दिक्कतें का सामना सबको करना पड़ता था। और उसमें मतलब छोटी छोटी चीज़ों के लिए हम लोग को डिपेंड रहना पड़ता था। साइबर कैफेज में वहाँ भीड़ होती थी काफ़ी। इवन बच्चों को रिजल्ट्स देखने के लिए जाना पड़ता था। कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते थे, उनके जो फॉर्म फिल करने के लिए, उसके लिए देखिए इतना स्ट्रगल करना पड़ता था। हर व्यक्ति को कितना स्ट्रगल करना पड़ता था। यस सर। सडनली एकदम चेंजेस आया। 2016 हाँ, 16 के बाद इतना चेंजेस आया, जियो आया, इतना आया। तो उसका देखिए हर बच्चे के पास इतना नेट प्रोवाइड कर दिया है। घर घर में देखिए जाए तो हर व्यक्ति के पास 4-5 मोबाइल्स घर में हैं, और हर उसमें डिफरेंट उसका एक्सेस हो गया है। यस सर। तो अब जो हम लोग मार्केट में भीड़ लगाते थे, अब घरों के अंदर हम लोग उसी चीज़ को एक्सेस करते हैं। यस सर। तो मेरे ख्याल से तो ये तो बहुत अच्छा चेंजेस हम लोग को एक अच्छा रेवोल्यूशन देखने को मिला, कि जो हम लोग बाहर एक्सेस करते थे इतनी प्रॉब्लम्स के साथ, अब हमें वो बहुत इजीली घर में। सर आपने जैसे पॉजिटिव के बारे में बता दिया कि इजी एक्सेसिबिलिटी हो गई, बच्चों को बाहर नहीं जाना पड़ रहा है। निगेटिविटी भी है सर, हम सभी जानते हैं इंटरनेट कितना आज के टाइम पे डेंजरस है। तो आपके हिसाब से 2 सबसे बड़ी जो निगेटिविटी है इंटरनेट के साथ जो आती है हमारे लाइफ में, वो क्या है? देखिए हर चीज़ का अपने पूरा कॉन्स तो होता ही है। यस सर। सिक्के के 2 पहलू होते हैं। तो एक हमने जब पॉजिटिव दिखाया कि हमें घर बैठे बैठे सारी फैसिलिटीज़ मिल गई हैं, बच्चों को मिल गया कि हमें मार्केट में नहीं जाना पड़ता, घर में ही सब कुछ अवेलेबल है। ऑन दी अदर हैंड हम लोग देखेंगे तो ये डिसएडवांटेजेस हम लोगों को मिला कि बच्चे अब घर के अंदर बंद गए हैं। यस है ना, बच्चे घर के अंदर बंद गए, उनकी फिजिकल एक्टिविटीज़ कम हो गई हैं। यस सर। और सेकेंडली कि जो हम लोग संस्कार बच्चों को देते हैं, है ना, वो हम लोग संस्कार नहीं दे पा रहे। अब वो संस्कार ले रहे हैं इंटरनेट से। यस सर। हाँ, अब इतने सारे एप्लीकेशंस आ गए हैं। सोशल मीडिया, फेसबुक देखिए, व्हाट्सअप देखिए, इंस्टाग्राम देखिए, ट्विटर देखिए। अब वो बच्चों को क्या संस्कार दे रहे हैं, उनके ऊपर हमारा कोई कंट्रोल नहीं है। यस सर। सर ये आपने बहुत अच्छी बात कही कि रेगुलेशन नहीं है सर। करेक्ट। और पेरेंट्स को शायद, मुझे लगता है पर्सनल लेवल पे, कि पेरेंट्स को इनिशियल स्टेज पे जहाँ भी बच्चा भी ग्रो कर रहा है, जहाँ पे उनका माइंड ग्रो कर रहा है, उनको थोड़ा सा अपने बच्चों के मोबाइल डिवाइस एक्सेस पे थोड़ा सा उनको ध्यान रखना चाहिए। ये चीज़ आई ना, अब उसमें क्या है, पेरेंट्स इस चीज़ से खुश क्यों हैं, पेरेंट्स इस चीज़ से खुश क्यों हैं कि पहले उनको बच्चों को लेके बैठना पड़ता था। अब उन्होंने वो समय बच्चों को मोबाइल्स के साथ छोड़ दिया है, और वो अपना स्पेयर टाइम अपना कहीं और यूटिलाइज करते हैं। यस सर। आपने कई सारे नए अचीवमेंट्स भी क्रिएट किए अपने स्कूल के, क्योंकि जब हम आपके ऑफिस में विजिट किए, हमने देखा वहाँ पे आपने बहुत सारे एक्युलेट्स करके रखे हुए हैं। आपके पास बहुत सारी ट्रॉफीज़ हैं। आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं को करिकुलर एक्टिविटीज़ में। तो जो आपका माइंडसेट है टुवर्ड्स को करिकुलर एक्टिविटीज़, क्योंकि मैंने आपके स्कूल के कैलेंडर को भी देखा, तो आपने अपने स्कूल के कैलेंडर में बहुत बैलेंस्ड अप्रोच अपनाया हुआ है कि एकेडमिक्स तो है, बट साथ साथ में हम लोग को करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी उतना ही बैलेंस दे रहे हैं। और जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार ऐसा होता है कि स्कूल इस चीज़ को नेगलेक्ट कर देते हैं।
just because of they want to complete the academic things. But आपके स्कूल के अप्रोच में हमें ये सारी चीज़ें दिखती हैं. आपका जो थॉट प्रोसेस है कि को करिकुलर एक्टिविटीज़ कैसे बच्चों को इम्पैक्ट करती हैं, और ये इतनी सारी चीज़ें आप कर रहे हो, तो इसके पीछे आपका मोटिव क्या है सर? देखिए, इस जर्नी में कहते हैं ना कि बिहाइंड एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमन. यस सर. तो ऑब्वियसली मेरी वाइफ है जो डे वन से मेरे साथ खड़ी रही मेरे हर डिसीजंस में, चाहे वो गलत ही डिसीजन क्यों ना. देखिए, हमेशा हम लोग सही डिसीजन नहीं ले सकते ना. वी आर नॉट अ गॉड, वी आर ह्यूमन बीइंग्स, और मिस्टेक्स होती हैं सर. तो मेरे काफ़ी सारे रॉन्ग डिसीजन भी मैंने लिए होंगे लाइफ में, लिए हैं, और मैं एक्सेप्ट करता हूँ. बट मेरे सारे डिसीजंस में, इवन वेदर इट इज़ राइट और रॉन्ग डिसीजंस, शी ऑलवेज स्टैंड. वो हमेशा मेरे साथ खड़ी रही हैं. वो क्यों खड़ी रही हैं? सिर्फ उनका मानना है कि स्कूल मैंने सेटअप किया है, दिस वाज अ वाइज डिसीजन, और स्कूल इतना अच्छा रन कर रहा है, तो उन्होंने कोई डिसीजन लिया होगा तो सोच समझ के डिसीजन लिया होगा, और वो उसी मेरे डिसीजंस में रहती हैं. आज भी अगर दूसरे वेंचर्स में या दूसरे जगह में अगर कहीं चले जाऊँ, तो मैं एक फ्री माइंड के साथ आप काम कर सकते हो. फ्री माइंड के साथ एक बिल्कुल अपना अच्छा डेडिकेशन दे सकता हूँ. पीछे मेरे कोई टेंशन नहीं रहती. टेंशन नहीं रहती कि मुझे पता है कि एक और माइंड वहाँ काम कर रहा है. एक और माइंड वहाँ काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल मेरे माइंड के साथ का है, वो इशू नहीं आता है. बिल्कुल एक पैरेलल चल रहा है मेरे. तो एंड शी नोस कि मुझे क्या चाहिए, शी नोस कि मुझे क्या चाहिए, कौन से क्या रिजल्ट चाहिए. तो वो फिर उसी फिलॉसफी को लेके वो आगे चलती हैं. तो वहाँ उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट रहा है, और वो सपोर्टिव नेचर के साथ स्कूल को रन करती है. ठीक है, तो बाकी आपने क्या पूछा था फिर? सर, मैंने ये पूछा था कि जो 2018 के बाद आपका जो को करिकुलर एक्टिविटीज़ का जो पूरा इम्पैक्ट, तो अपने एक्टिविटीज़ का बोला है कि हम एकेडमी के साथ कितना अच्छा इसको बैलेंस करते हैं. हाँ, हम लोग के जो स्कूल की एक इम्पॉर्टेंस है, ये खासियत है, कहीं भी आप पूछिए तो एक मार्शल पब्लिक स्कूल ऐसा नाम है शहर के अंदर कि जो एक डिफरेंट अप्रोच के साथ, एक डिफरेंट थिंकिंग के साथ कहीं भी जाइए वो अपने आप को प्रेजेंट करता है. और इसमें मैंने बोला कि जैसे मेरा माइंड रन करता है, सेम वे अवर स्कूल प्रिंसिपल जो मेरी वाइफ हैं, वो अपना माइंड उसमें यूज़ करती हैं और एक नई चीज़ निकाल के लेके आती है हमेशा के लिए. और वो नई चीज़ हम लोग प्रेजेंट करते हैं. आपके अचीवमेंट्स के थ्रू सर दिखता है. अचीवमेंट्स के थ्रू दिखता है. जो आप हमारे ऑफिस में जैसे आपने कहा कि ट्रॉफीज दिखी हैं, वो हमारे बच्चों के अचीवमेंट्स हैं, हमारे टीचर्स का डेडिकेशन है, बच्चों का अपना हार्ड वर्क है. यस, बिहाइंड उसके पीछे जो प्रिंसिपल है, स्कूल मैनेजमेंट है जिसका. सर, आपने बहुत ही ब्यूटीफुली एक्सप्लेन किया कि कैसे आपकी वाइफ ने आपको हेल्प किया टू एस्टैब्लिश दिस स्कूल, एंड आल्सो फ्रॉम डे वन हाउ शी सपोर्टेड यू, एंड दिस इज़ अ रियली गुड ट्रेट ऑफ अ पार्टनर सर. आई मस्ट से, अगर आपके पास एक सपोर्टिंग पार्टनर है, आपके पास एक केयरिंग एंड लविंग पार्टनर है, तो इट गिव्स यू स्ट्रेंथ. एंड आई थिंक सर, अगर हम अपनी लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहते हैं तो हमें डिटर्मिन्ड होना पड़ेगा, हमें ऐसे लोगों के साथ रहना पड़ेगा जो हमें मोटिवेट करते रहें. आपकी भी जर्नी में ये आपके वाइफ के तौर पे और आपके फादर के तौर पे, जब तक आपके फादर थे उन्होंने आपको हमेशा इस चीज़ के लिए मतलब एक तरीके से मोटिवेट किया सर. नाउ कमिंग टू द मोस्ट डिफिकल्ट पार्ट ऑफ द एजुकेशन सिस्टम ऑफ इंडिया, द कोरोना पीरियड सर. एंड दैट पीरियड गिव्स अस अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज and also a lot of places where we can grow, and we have also faced a lot of adversities sir. People were not having food to eat, people were not having shelter to live, people have migrated in the numbers of lakhs and crores sir. How much this impacted the education system in Srinagar, to be particularly talking about the Marshall Public School sir, and how you were impacted by the corona sir? देखिए, कोरोना की अगर हम लोग बात करें तो आज भी मुझे ये सब चीज़ें जो जर्नी उस टाइम पे चली हमारी सोच के बड़ा ही एक रोना जैसा आता है कि वो जो पीरियड हम लोगों ने गुजारा है कोरोना के टाइम पर, बहुत ही पेनफुल सिचुएशन रही थी मेरे लिए, नहीं सबके लिए फ्रॉम टॉप टू बॉटम, फ्रॉम लो टू हाई ग्रेड, सबके लिए ये बहुत ही इफेक्ट किया इसने. अगर हम लोग अपनी बात करें तो जो हमारे साथ बीती है वो भी मुझे लगता है कि सभी स्कूल्स के साथ वो सिचुएशन सामने आई होगी. और जैसे हम लोगों ने, हमारी सोसाइटी ने, हमारे
एजुकेशन सोसाइटी ने जो जैसे भी सोसाइटी में जो भी उनको जैसे प्रेजेंट किया है या उसको फेस किया है, सेम वे अदर स्कूल्स ने भी किया होगा। हमने काफ़ी रिलैक्सेशंस पेरेंट्स को दिए कोरोना के टाइम पर, क्योंकि काफ़ी लोगों की जॉब चली गई थी। काफ़ी बच्चे देखे हमने जिनके फादर जॉब छोड़ छोड़ के अलग सिटीज से, दिल्ली से, मुंबई से, पंजाब से सब छोड़ छाड़ के अपने वापस आ गए थे। अर्निंग सोर्स किसी का कुछ रहा नहीं था, हाउ दे विल पे। तो वो सब कुछ देखते हुए भी अब वो है तो हमारे ही बच्चे, वो है तो हमारे बच्चे। जब उनका सही समय था उन्होंने फीस पे करी, अब कठिन समय आ गया था उनके सामने, तो हमारा भी ये एक फ़र्ज़ बनता था कि हम उनके लिए खड़े हों। तो हम लोगों ने काफ़ी रिलैक्सेशन पॉलिसीज़ उस समय इम्प्लीमेंट करी कि फ़ीस को एकदम हमने 30%, 40%, कहीं होगा 50%, इवन सबको फुल हम लोगों ने रिलैक्सेशन दिया कि आप सिर्फ पढ़ाई करिए और फीस है तो दीजिए, नहीं है तो मत दीजिए, कोई बात नहीं, लेकिन पढ़ाई करिए आप। इवन मैं तो कहूँगा हमारे टीचर्स काफ़ी सपोर्टिव रहे उस टाइम पर। टीचर्स को भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी तो सभी टीचर्स ने एक ही स्वर में उस चीज़ को सपोर्ट किया और बोला कि सर ठीक है, अगर नहीं है तो ठीक है, वी आर रेडी, बट हम लोग टीचिंग कराएंगे और बच्चों को हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड कराएंगे। सैलरी में कट्स लिए होंगे सर, बहुत कट्स लिए। कई टीचर्स ऐसे भी थे जिन्होंने खुद सामने से ही मना किया कि सर इस समय आप रहने दीजिए, सही समय आएगा तो हम लोग लेंगे। यस सर। तो लेकिन हमारे टीचर्स ने, हम लोगों ने कोई कसर नहीं छोड़ी अच्छी एजुकेशन देने में। जैसे कोरोना से पहले हम लोग एजुकेशन प्रोवाइड करते थे, सेम वे हम लोगों ने वही क्वालिटी के साथ एजुकेशन प्रोवाइड किया है। हाँ, फ़र्क सिर्फ इतना रहा है कि अब सब कुछ ऑफलाइन हो गया। यस सर। तो बच्चों के साथ इंटरेक्शन नहीं था, सब एक ही हमारे साथ एक माध्यम था खाली। हम लोग एक व्हाट्सएप के थ्रू या गूगल मीट से सारे एप्लीकेशन आए, जूम के थ्रू सभी ने एजुकेशन प्रोवाइड करी, हम लोग भी उसी लाइन पर थे। बट वो डिफिकल्ट रहा होगा ना सर, ऑनलाइन वेरी डिफिकल्ट। वो आपको एक फील नहीं आता है ऑब्वियसली बात है, आपको एक फील नहीं आता। लेकिन जो भी मैक्सिमम हम लोग कर सकते थे वो हम लोगों ने आपने किया सर। मतलब हम लोगों ने सोसाइटी में भी बात करी, हम लोगों ने 2-4 और यहाँ के जितने भी आपके अगल बगल के लोग हैं उनसे मिले भी, हमने पूछा भी, तो they were saying that the administration system of Marshall Public School was always very supportive. Even today अगर आपके पास कोई ऐसी रिक्वेस्ट आती है कि people they are not able to pay fees, तो वो आपसे रिक्वेस्ट करते हैं और आप उसको मतलब माफ भी करते हो सर। एंड आई गेस ये सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है किसी भी स्टूडेंट को एजुकेशन देने में, क्योंकि एजुकेशन अवेलेबिलिटी अगर है तभी वो चीज़ आगे बढ़ पाएगी सर। एंड आई गेस आई वुड लाइक टू थैंक यू सर, बिकॉज जब हम एक पूरे थ्रू आउट पीरियड में देखते हैं सबने स्ट्रगल किया है, पूरा कम्युनिटी स्ट्रगल कर रही है, तो अगर आपका इतना बड़ा, क्योंकि आप एक सोसाइटी चला रहे हो, आप एक स्कूल चला रहे हो और आपको सबको देखना है, आपको जॉब भी प्रोवाइड कर रहे हो, आपको सैलरीज भी देनी है, तो अगर आप इतना बड़ा स्टेप ले रहे हो कि आप फीस माफ़ कर रहे हो, और तो ये बहुत एक कैटलिस्ट का काम करता है, क्योंकि लोग आपसे इंस्पायर होते हैं। नाउ कमिंग टू अ पीरियड ऑफ चेंज सर, जब कोरोना का पीरियड बीता, इसमें मैं एक और बात ऐड करना चाहूँगा। यस सर। कोरोना टाइम पर जब फाइनेंस की बहुत हम लोग को दिक्कत आई, सैलरीज सब करने के लिए हम लोग को डिफिकल्ट टू मीट एक्सपेंसेस ऑफ द स्कूल, उस टाइम पर भी देयर वाज सम सोशल वर्कर्स एंड देयर वाज सम पेरेंट्स बिहाइंड अस जिन्होंने हमें आउट ऑफ द जाके भी हेल्प करी। उन्होंने हमें दे प्रोवाइडेड द फंड्स फॉर द स्कूल, और उन्होंने हमें अप्रोच किया डायरेक्टली कि सर कि अगर आपको कोई दिक्कत आ रही हो कोरोना में, टीचर्स को कोई दिक्कत आ रही हो, तो प्लीज़ हम हमने उनकी हेल्प भी ली। सोशल वर्कर्स भी थे, काफ़ी हैं, उन्होंने अभी हमें काफ़ी बच्चों को गोद लिया, उनकी फीस उन्होंने पे करी, और ऐसे ये पूरा प्रोसेस चलता गया, कोरोना का समय निकल गया। ठीक सर, जैसे अभी हम लोग कोरोना पीरियड की बात करेंगे, उस टाइम पे कितना स्ट्रगल हुआ फीस पे करने में और सारी चीज़ों में, ड्रॉप आउट रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था सर कोरोना पीरियड में, और वहाँ से फिर एजुकेशन सिस्टम में बहुत ज़्यादा डिफरेंसेस भी आ जाते हैं। आपके जो पूरा स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन ने इस चीज़ को कैसे, इस प्रॉब्लम को कैसे टैकल किया, और आपने कैसे इस चीज़ को फेस किया सर? देखिए उस टाइम पर क्या हो गया था कि कोरोना टाइम पर काफ़ी बच्चे जो है स्कूल छोड़ छोड़ के अपने गांव की तरफ जा चुके थे। यस सर। क्योंकि उनकी मजबूरी बन गई थी कि अब उनके फादर जॉबलेस हो गए थे। यस सर। वो उनको यहाँ
जो रहने के लिए गाँव से आए हैं बच्चे पढ़ने के लिए, एजुकेशन लेने के लिए, उनको उनके वो रेंट कहाँ से पे करेंगे? उनको यहाँ पे वो जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है दैट वाज वेरी हाई एज कम्पेयर टू द विलेज, तो वो सब मीट नहीं कर पा रहे थे। तो उन्होंने सब कुछ ये स्कूल छोड़ के और श्रीनगर छोड़ के सब अपने अपने गाँव में चले गए थे। तो अब जब कोरोना ख़त्म हुआ, कोरोना का वापस हम लोगों ने सेटअप सब कुछ लाइन पर आने शुरू किया। फिर अब हमारे आगे बहुत बड़ी एक ये चैलेंजेस था हमारे आगे कि अब उन बच्चों को क्या किया जाए। अब वो स्ट्रेंथ तो बहुत कम हो गई थी। हमारे सभी स्कूल्स के अगर हम लोग बात करें, स्ट्रेंथ में बहुत ज़्यादा ड्रॉप आया था। बड़े बड़े स्कूल्स में भी हम लोगों ने ये चीज़ देखी। तो उस समय क्या हुआ, फिर हम लोगों ने ये पॉलिसी अपनाई कि हम लोगों ने पर्सनली सारे बच्चे के घर पे हमने कॉल करके उनसे पर्सनल हम लोगों ने कांटेक्ट करके उनको रिक्वेस्ट करी, उनको कन्विंस किया वापस आने के लिए श्रीनगर, और ताकि वो बच्चे कहीं सरकारी स्कूलों में दाखिला ले चुके थे, कोई बच्चे अभी तक कहीं नहीं पढ़ रहे थे, वो अभी घर पे ही थे, डिसीजन नहीं ले पा रहे थे कि क्या करना आगे। उनको लग रहा था कि दोबारा हमें सिचुएशन ना फेस करनी पड़ जाए, कोरोना दोबारा ना आ जाए, क्योंकि सब जगह ऐसे ही पैनिक स्थिति बन चुकी थी। तो हमने उनको कन्विंस किया, 1-to-1 सबको कॉल करे, सबको कन्विंस किया, वापस आए वो बच्चे। फिर वो उनको देखा देखी बाकी भी आए हैं, मतलब आपने फॉलो अप किया उन बच्चों को ताकि वो फिर वापस वो जरूरी भी था। वो जरूरी था क्योंकि हम एक ऐसा रिलेशन बिल्डअप कर चुके थे पेरेंट्स के साथ कि वो एक बहुत ट्रस्ट एक ट्रस्ट वाला प्रोसेस बन चुका था। उनको भी अच्छा लगा कि सर ने पर्सनली कॉल किया और हमें वापस बुलाया। उस समय भी अगर दे वर नॉट इन दैट कंडीशन कि पे नहीं कर पाएंगे, तो हमने भी उनको रिलैक्सेशन दिया काफी समय तक। बिल्कुल किया, ताकि हम लोग अपने बच्चों को हम लोग ऐसा कैसे छोड़ दें। यस सर। हाँ, तो आज वो बच्चे हमारे साथ वापस दोबारा पढ़ रहे हैं। यस सर। And I guess this is the vision that a leader holds, because you cannot leave a single child behind. And like I am really feeling very inspired from you this sir, because if you leave a single child behind, that children is gonna be behind for forever. बिल्कुल। तो आप सबको सेम लाइन पे ला करके और स्टार्ट करवाना सर बहुत बड़ी बात है। आफ्टर कोरोना सर बहुत सारे चेंजेस आए स्टूडेंट के लाइफ में। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा हाइपर एक्टिव हो गए थ्रू टेक्नोलॉजी, बहुत सारे, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी सर आ गई जुलाई 2020 में इनैक्ट हुई, और बच्चे बहुत ज़्यादा सोशली अवेयर भी हो गए, साथ साथ में देयर इज़ अ सीरियस थ्रेट टू देम कि अगर आप टेक्नोलॉजी और इंटरनेट के पे इतना ज़्यादा एक्सपोज हो जा रहे हो तो कई बार बच्चे नहीं जान पा रहे। तो आपका क्या मैसेज है, उनको कैसे हैंडल करना चाहिए इन सारी चीज़ों को? देखिए, हम लोग जो टीचर्स हैं, देखिए पेरेंट्स और टीचर्स तो हमेशा बच्चों को मोबाइल से, इंटरनेट से दूर रखने की हम लोगों ने शुरू से कोशिश करते आए हैं। लेकिन कोरोना काल ऐसा आ गया था बीच में कि वी वर वेरी फोर्सफुली हम लोगों को बच्चों को एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट, एक वेपन पकड़ाना पड़ा, जिससे सिर्फ एक वो खाली माध्यम था, एक मीडिएटर था कि टीचर्स या एजुकेशन के साथ इंटरेक्ट कर पाए। तो अब देखिए, जहाँ जिस चीज़ को हम लोग मना कर रहे थे, अब हमें फोर्सफुली वो बच्चों के हाथों में पकड़ाना पड़ रहा है। अब सबसे बड़ा चैलेंजेस ये आ गया था कि आखिर कब तक हम उनको उसके सहारे छोड़ दें। अच्छा, तो अब हमारे पास सिर्फ एक वही मीडियम था, मोबाइल इंटरनेट मीडियम था, उसी के जरिए हम लोग उनके साथ इंटरेक्ट करना चाह रहे थे। वही था हमारा, नहीं, ऑल ओवर द वर्ल्ड एक वही मीडियम रह गया था, वर्चुअल मीडियम रहता। उसके काफ़ी मोबाइल्स में भी काफ़ी डिवाइसेस आए हैं, नए डिवाइसेस इंट्रोड्यूस हुए मार्केट में। इंटरनेट भी जो कंपनीज थी, उन्होंने रेट्स डाउन किए, किसी ने अप किए, काफ़ी उसका एक स्कोप काफ़ी बड़ा। तो उसके बाद जब कोरोना ख़त्म हुआ, अब हमारे पास चैलेंजेस ये आया कि हम कैसे उनको फिर से बैलेंस करें, उस आदत को उनसे छुड़वाएं। क्योंकि अब उस चीज़ का फ़ायदा तो हम लोग को ये मिला कि बच्चे काफ़ी एडवांस हो गए। जो चीज़ हम लोग अपने समय में नहीं जान चुके थे, उस एज में बच्चे हमसे ज़्यादा जान चुके हैं। और अब वो कुछ ज़्यादा ही जान चुके थे। तो अब हम लोग को उनको सब कुछ वॉश करने के लिए क्या कर रहे हैं, फिर उनके ऊपर एक तो हमारी मॉनिटरिंग भी खत्म हो गई थी। मॉनिटरिंग खत्म, कुछ बच्चों ने उसका गलत फ़ायदा भी उठाया। तो अब गलत फ़ायदा भी उठाया, और वो जो उन्होंने एक्सेसिव यूज़ किया मोबाइल्स का, उसकी वजह से उनको मेंटल हेल्थ भी उनकी इफेक्ट हुई। फिजिकल एक्टिविटीज उनकी कम हो गई। ठीक है ना। तो अब बस यही था कि
अभी भी हम लोग उसी ट्रैक में हैं कि किसी तरह हम लोग इनका जो मोबाइल का यूज है वो कम करवाएं, और वो काफी हद तक कंट्रोल में आ चुका है, बट लेकिन पूर्ण रूप से अभी तक नहीं आया है। So I guess पेरेंट्स का थोड़ा रोल इसमें आता है। पेरेंट्स को उनको काफी इसमें इनिशिएटिव लेना चाहिए Yes, मेरे sir. ख्याल से, तो क्योंकि स्कूल्स में तो ये ऑलरेडी ऑलमोस्ट सब जगह बैन हो चुका है यूज ऑफ मोबाइल, बट स्टिल अभी भी बच्चे उस आदत को घर पर ले रहे हैं, और वो पेरेंट्स का ही उनके ऊपर कंट्रोल होना चाहिए कि उनको एक सीमित समय के लिए इनको मोबाइल का यूज करने लग जाए। और अगर उस समय में भी अगर वो पेरेंट्स उनको यूज करने के लिए दे रहे हैं, परमिशन, दे आर गिविंग द परमिशन, तो प्रॉपर कंट्रोल रहे, प्रॉपर मॉनिटरिंग रहे कि हमारा बच्चा आखिर उसमें देख क्या रहा है। यस सर। एंड आई गेस एक्सेस टू द इंटरनेट इज वन ऑफ द वेरी इट्स अ पीरियड ऑफ चेंज फॉर अस। हमारे लिए बहुत बड़े वरदान की तरह भी है, लेकिन उसी वरदान को जैसे सभी लोग अगर वरदान पा जाते तो उसको अभिशाप भी बना देते हैं। तो शायद ये एक अभिशाप भी है कि हमें उसको सही से यूज करना आना चाहिए। एंड आई गेस आपके मैसेज के थ्रू हमारे पेरेंट्स थोड़ा अवेयर होंगे और इस चीज़ में थोड़ा ध्यान देंगे, क्योंकि प्रॉब्लम्स थ्रू आउट द ईयर हमें सुनने को मिलती हैं और आगे भी, क्योंकि ये तो एवोल्यूशन का एज है सर। AI जैसे हम सभी लोग जान रहे हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है, तो ये सारी चीज़ें चेंज होंगी। सर आप एजुकेशन में क्या क्या चेंजेस देख रहे हो आने वाले 2-4 साल, 5 साल, और या जो 10 साल का पीरियड है, आपके हिसाब से क्या मेजर चेंजेस आ रहे हैं? देखिए मेरे हिसाब से तो अगर देखा जाए तो विद इन कमिंग 10 ईयर्स हम लोग मैं बात करूं तो बहुत बड़ा हम लोग को चेंजेस देखने को मिलेगा। शायद ऐसा चेंजेस भी आ सकता है कि सारी बुक्स हट जाएं, और बच्चे अपने साथ ही मोबाइल्स कैरी करके स्कूल में आए, मोबाइल लैपटॉप्स, पाम टॉप, ना ये चीज़ें बच्चे लेके आए। एक तरह से देखा जाए तो ये फायदेमंद भी रहेगा कि बच्चों के ऊपर से बुक्स का जो बर्डन है वो हट जाएगा, दे डोंट हैव टू कैरी द बर्डन ऑफ द बुक्स एंड नोटबुक्स। बट लेकिन ये पूर्ण रूप से खत्म अगर हो जाए तो ये कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए, हमारे लिए चिंता का विषय भी बन सकता है ना। तो अभी इतनी जल्दी इसके ऊपर कुछ कहना तो सही नहीं रहेगा, समय आगे देखते हैं। आई गेस एजुकेशन इज गोइंग टू बी मोर स्किल ओरिएंटेड, क्योंकि न्यू एजुकेशन पॉलिसी में भी इसकी बात हुई है, और आप भी शायद जब हम लोग लास्ट मीटिंग आपसे करें तो आपने भी न्यू एजुकेशन पॉलिसी में आपने बताया कि आप कम्युनिकेशन स्किल पे बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हो, और आपने शायद एक नया असेसमेंट पेपर भी इसी रिगार्डिंग लॉन्च भी किया है। तो आई गेस दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट इनिशिएटिव आई हैव सीन और आई हैव हर्ड अबाउट। तो सर जब हम एजुकेशन में ट्रांसफॉर्मेशन की बात कर रहे हैं, इतने सारे इनिशिएटिव आपने बताए, आपने इतने सारे स्ट्रगल्स बताए, इतना स्ट्रेस आप कैसे डील कर रहे हो सर? मतलब मैंने सुना है और मैं इसको देख रहा हूँ, आपने अपने फैमिली मेंबर्स को खोया, 2 बच्चों से स्टार्ट किया, प्राइवेट जॉब छोड़ी, एंड नाउ कमिंग यू हैव 2 ब्यूटीफुल सन विद यू, और मतलब लेकिन ये सारा पूरा प्रोफेशनल और पर्सनल लाइफ को समेटना एक जगह पे, स्ट्रेस सर बहुत हो जाता होगा, कैसे सर मैनेज कर रहे हो? स्ट्रेस तो हो जाता है, लेकिन मैं आपको बताऊं इसके बहुत छोटा सा मैं इसका आंसर दूंगा। जब आप अपने काम को एंजॉय करना शुरू कर देते हैं ना, तो आपका स्ट्रेस खत्म हो जाता है। ठीक है ना, तो आप अपने वही काम करिए जिसको आप एंजॉय कर रहे हो। दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज फॉर आवर व्यूअर्स सर, क्योंकि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बहुत सारी चीजों में इन्वॉल्व हो जाते हैं, एक टाइम के बाद वो एग्जॉस्ट हो जाते हैं, एंजॉय नहीं करते। अगर अपने वर्क को एंजॉय करना शुरू कर देंगे ना, तो वो आपको स्ट्रेसफुल नहीं लगेगा। दैट्स अ वेरी ब्यूटीफुल मैसेज सर। एंड आल्सो हाल फिलहाल में आप कौन सी ऐसी चीजें कर रहे हो, जैसे मूवीज देख रहे हो या ऐसा कुछ ऐसा कर रहे हो जिससे आपका थोड़ा माइंड रिलैक्स रह रहा है? मैं मूवीज नहीं देखता। जब भी मैं लो डीम फील करता हूँ या मेरे पास कुछ खाली समय होता है, तो फिर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं कोई अपना मन पसंदीदा जो मेरे को ठीक लगे ऐसा म्यूजिक में सुनूं कुछ समय के लिए, जो मुझे रिलैक्स फील करता है। खाने में सबसे ज़्यादा क्या पसंद है? ऐसा जैसा कुछ नहीं, सब कुछ खा लेता हूँ। सब कुछ खा लेते हो? अच्छा, मतलब ऐसे अगर एक डिश आपको पूरी लाइफ टाइम खानी हो तो आप कौन सी डिश है जो खा सकते हो? राजमा चावल। राजमा चावल, प्रॉपर पंजाबियों वाला टेस्ट। ओके सर, तो मतलब ये जो पीरियड ऑफ क्राइसिस था पूरी दुनिया के लिए, आपने उसको कन्वर्ट कर दिया पीरियड ऑफ अपॉर्चुनिटी फॉर योरसेल्फ, फॉर अदर्स एंड फॉर योरसेल्फ एज वेल, कि आपने दूसरों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड की, जहाँ पे सब लोग एम्प्लॉयमेंट छोड़ रहे थे, ले ऑफ्स हो रहे थे बड़ी बड़ी कंपनियों में। दैट्स अ रियली गुड थिंग दैट यू डिड सर। तो नाउ कमिंग टू द कंक्लूजन पार्ट सर, जब हम इस पूरे जर्नी को देखते हैं, आपने अप्स एंड डाउन्स देखे, आपने सारी चीज़ों को फेस किया, जो कुछ मैसेजेस हैं आप यहाँ की यूथ को देना चाहते हो जिससे लोग इंस्पायर हों, या कोई ऐसी बात जो आप बताना चाहते हो हमेशा से हमारे चैनल के थ्रू आप बताना चाहते हो, प्लीज़
शेयर करो। युवाओं के लिए सिर्फ एक ही संदेश है मेरा कि जितने भी हमारे युवा हैं, जितने भी यंगस्टर्स हैं, बच्चे हैं जो उत्तराखंड छोड़ के अदर स्टेट्स में काम कर रहे हैं, अदर कंट्रीज़ में काम कर रहे हैं, वहाँ काम ना करके वो वापस अपने जगह पर आएँ, अपनी रूट पर आएँ, यस सर, यहाँ के लिए, उत्तराखंड के लिए काम करें, यहाँ के उत्थान के लिए, यहाँ के प्रमोशंस के लिए काम करें। यस क्योंकि एंड ऑफ द डे देखिए मुझे भी छोड़कर वापस अपनी जगह पे आना पड़ा Yes, के लिए, तो उनके लिए यही संदेश है कि तो प्लीज़ अपने जगह में यहाँ Back पे to बहुत roots. हाँ बैक टू रूट आए, यहाँ पे बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ है, उनको यूटिलाइज करें और अपने उत्तराखंड की ग्रोथ में कंट्रीब्यूट अपनी करें। भागीदारी दें। Yes sir. Thank you so much sir for Thank you so much. joining for this show, and we are very happy that you have very beautifully described everything. You have given all the insights about your journey. आपने जो भी स्ट्रगल्स फेस किए, आप कैसे स्ट्रेस मैनेजमेंट में करते हो, और कैसे आपने एक प्राइवेट एम्प्लॉय से कैसे आप एक फाउंडर और एक एजुकेशन जैसी चीज़ पूरी कम्युनिटी में चेंज मेकर हो सर। सो वी आर वेरी ग्लैड टू मीट यू सर। थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग सर, एंड वी होप कि आपके साथ एक कॉन्वर्सेशन और भी कंटिन्यू हो, जो आपके अदर वेंचर्स पे भी हम लोग जाएं, उस पर भी बातें करें। एक रिक्वेस्ट है सर, प्लीज़ हमारे व्यूअर्स से बोल दीजिए कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ताकि ऐसे कंटेंट हम बना पाएँ। व्यूअर्स प्लीज़ इनके चैनल कॉन्शियस स्कॉलर को प्लीज़ आप सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच सर। लाइक और शेयर और कमेंट कौन बोलेगा? प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। थैंक यू सो मच।